Hey everyone, welcome back to this YouTube channel. This is Simav here. Class 10th SST. SST का हम लोग हिस्ट्री पार्ट देखेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि सेशन है 2023-24। जो भी 2023-24 के स्टूडेंट्स हैं उन सबको अगर प्री बोर्ड देना है इस बार और बोर्ड देना है तो उन सब के लिए सारे के सारे MCQs जो कि हिस्ट्री के हैं और 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और एक बात ये भी कि ये आपका चैप्टर 3 का होगा, जो कि ग्लोबलाइजेशन वाला जो चैप्टर है उनसे उठाया गया सारे के सारे MCQs जो कि इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं फर्स्ट MCQ है। सो हियर इज द फर्स्ट MCQ। नेम द मेन डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड लेबरर्स। जो भारत के गिरमिटिया मजदूर थे उनका मुख्य गंतव्य का नाम बताना है। जो डेस्टिनेशन होगा, जो भारत से जो गिरमिटिया मजदूर को लेकर के जाया गया था वो कहाँ लेके गए थे। यूरोप लेकर के गए गिरमिटिया मजदूर बना करके, ठीक है ना, ये बात याद रखेंगे आप। चाइना लेके गए, जापान लेके गए या वेस्ट इंडीज लेके गए। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो उन्हें कहाँ लेके गए थे, वेस्ट इंडीज लेकर के गए थे, ये बात याद रखनी है। यूरोप नहीं लेके गए थे, चाइना भी नहीं, जापान भी नहीं। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपके कहाँ लेके गए थे, वेस्ट इंडीज लेके गए थे गिरमिटिया मजदूर के तौर पे, ठीक है। अगला सवाल है नंबर 2। विच कंट्री पास द कॉर्न लॉज। मकई कानून, कॉर्न लॉज को क्या बोलेंगे हम लोग हिंदी में, मक्का कानून के नाम से जानते हैं। रेस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट ऑफ कॉर्न, यानी कि किस देश ने मक्का के आयात में प्रतिबंधित करने के लिए, मक्का के आयात को इंपोर्ट करने को रोकने के लिए ये क्या बनाया था, कॉर्न लॉज बनाया था। बट वो कौन सा कंट्री था वो बताना है। फ्रांस ने किया था या ग्रेट ब्रिटेन ने करा था, स्पेन ने करा था, USA ने करा था। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा। ये कानून कॉर्न लॉज जो लेके आया था वो ग्रेट ब्रिटेन ने लेके आया था। तो ये बात याद रखोगे, ग्रेट ब्रिटेन होगा कॉर्न लॉज के मामले में, जो कि पास किया था किसने, ग्रेट ब्रिटेन ने। अब इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा इनके कैपिटल्स को बता दूं। फ्रांस भी एक देश है जो कि यूरोपियन कंट्री है, जिनका कैपिटल हो जाएगा पेरिस। फ्रांस का पेरिस होना है। ग्रेट ब्रिटेन का लंदन हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग, लंदन हो जाना है। स्पेन का आपका मैड्रिड हो जाना है, स्पेन का मैड्रिड होगा, स्पेन मैड्रिड में जाएगा। USA का कैपिटल आपका वॉशिंगटन DC होगा, वॉशिंगटन DC, ये USA का कैपिटल हो जाएगा। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला सवाल है नंबर 3। हु यूज्ड असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन। असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन को सबसे पहले किसने यूज किया था। टाटा ने यूज किया था, या फिर हेनरी फोर्ड ने यूज किया था, या बजाज ने यूज किया था, या ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सब ने यूज किया था। तो याद रखना है असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन की जब बात आती है तो ऑप्शन बी होगा, जो कि हेनरी फोर्ड, जो कि फोर्ड कंपनी की एक गाड़ियां बनती है, उनके मालिक का नाम है हेनरी फोर्ड। तो सबसे पहले हेनरी फोर्ड ने ही असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन का क्या किया था, यूज किया था। इसमें नॉर्मली ये हो रखा था कि उन्होंने कोई भी गाड़ियों को प्रोडक्शन करने के लिए एक लाइन, असेंबली लाइन, और सबको अपना अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया गया था। तो ये असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन की जहां तक बात आती है तो हेनरी फोर्ड ने किया था, टाटा ने नहीं करा, बजाज ने भी नहीं करा, और ऑल ऑफ द अबव तो ऐसे भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी होगा हेनरी फोर्ड। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, याद रखना प्लीज, हेनरी फोर्ड के बारे में। इसका संबंध किससे है, असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन से है। ओके, अगला सवाल है नंबर 4। डैश दे रखा है यहाँ पर। इकोनॉमिक प्रोसेस स्टार्टेड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। देखो, ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस के पतन के बाद, इसके डिक्लाइन के बाद कौन सी आर्थिक प्रक्रिया शुरू हुई वो बताना है। कौन सा इकोनॉमिक प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो चीजें बतानी है। बताना है कि एमरजेंस ऑफ MNCs, यानी कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, MNCs यानी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हुई, उनका क्या हुआ, उद्भव हुआ, उनका इमरजेंस, उनकी शुरुआत होना शुरू हुआ, या ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस यानी वैश्वीकरण प्रक्रिया शुरू हुई, या फ्लो ऑफ द कैपिटल यानी पूंजी का प्रवाह होना स्टार्ट हुआ, या नन ऑफ द अबव। तो याद रखेंगे ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस के खत्म होने के बाद जो इकोनॉमिक प्रोसेस स्टार्ट हुआ वो था ग्लोबलाइजेशन का, वो था वैश्वीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण। सो प्लीज ये चीजें याद रखेंगे। तो इसके बाद ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अगला सवाल है नंबर 5 में। रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन इन द अर्ली 19th सेंचुरी। बोला जा रहा है कि 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के शुरुआत में भारत से ब्रिटेन को जो सूती कपड़ा निर्यात किया जा रहा था उनमें गिरावट आ गया, ठीक है। अब गिरावट आने के पीछे का रीजन क्या है, ऑप्शन देखते हैं। इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ ऑन कॉटन इंपोर्ट टू ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन के कपास के आयात पर शुल्क लगा दिया, ये रीजन था। दूसरा, क्वालिटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल वाज पुअर, यानी कि सूती कपड़े की गुणवत्ता खराब थी, इसी वजह से। या तीसरा है शॉर्टेज ऑफ द रॉ कॉटन इन इंडिया, भारत में कच्चे कपास की कमी हो गई इस वजह से। या फिर तीसरा, चौथा कह रहा है कॉटन प्रोड्यूसर्स हैड फाउंड अदर बायर्स, या कपास उत्पादक जो भी कॉटन प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने अन्य खरीददार, उन्हें अन्य खरीदार मतलब अलग खरीदार मिल गए थे, इस वजह से क्या होगा, उनके निर्यात में क्या आ गई, गिरावट आने लगी। तो बताना इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है। तो प्लीज याद रखेंगे ऑप्शन ए होगा यहाँ पर, कि ब्रिटेन में कपास के आयात पर शुल्क लगा दिया जिस वजह से उनके निर्यात में क्या आ गई, गिरावट आ गई थी। इंपोजिशन ऑफ टैरिफ ऑन कॉटन इंपोर्ट इनटू ब्रिटेन। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला सवाल है नंबर 6।
ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर women in Europe stepped into jobs which earlier men were expected to do. What was the reason? काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम विश्व युद्ध की बात करेंगे जो स्टार्ट हुआ था 1914 में और खत्म हुई थी 1918 में। सो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में महिलाओं ने उन नौकरियों में कदम रखा जिनसे पुरुषों की अपेक्षा की जाती थी, जिनसे पहले उस नौकरी को कौन करते थे? पुरुष करते थे। तो इनके पीछे का रीजन क्या था? बिकॉज मेन वेंट टू बैटल, यानी कि क्योंकि पुरुष युद्ध में गए थे इसीलिए महिलाओं को यह काम करना पड़ा। या फिर दूसरा कह रहे हैं बिकॉज मेन वेंट टू अदर कंट्रीज इन सर्च ऑफ जॉब्स, क्योंकि पुरुष नौकरी की तलाश में दूसरे देश में चले गए इसी वजह से। या कह रहा है कि बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, क्योंकि समाज में महिलाओं का उदारीकरण हो रखा था या फिर हो रहा था इस वजह से। या फिर लास्ट में कह रहा है बिकॉज मेन फॉक डिसाइडेड टू टेक चार्ज ऑफ द हाउस होल्ड वर्क, यानी क्योंकि पुरुष ने क्या करा, घरेलू काम की जो जिम्मेदारी थी वो लेने का फैसला कर लिया इस वजह से। सो प्लीज़ याद रखेंगे सारे ऑप्शन गलत हैं, सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रखा था, पुरुष युद्ध में चले गए थे तो उन काम को कौन संभालेंगे, तो वो महिलाएं संभालना शुरू कर दी थी। सो बिकॉज मेन वेंट टू बैटल। सो प्लीज कीप इन माइंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें थे हम लोग, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें थे जो कि लड़ी गई थी 1914 से 1918 के बीच में। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला सवाल है नंबर 7, इन विच कंट्री डिड द ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट? महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत कौन से देश में हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था 1929 में, फ्रांस में हुआ था 1930 में, या यूएसए में हुआ था 1929 में, या जर्मनी में हुआ था 1929 में? सो प्लीज याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा, यूएसए में हुआ था 1929 में ग्रेट डिप्रेशन। कहां पे हुई थी भाई? यूएसए में। यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो प्लीज कीप इन माइंड अमेरिका, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आई थी, प्लीज याद रखेंगे आप लोग। और एक बात ये भी याद रखना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कैपिटल है वो एक्चुअली में वॉशिंगटन डीसी है, वॉशिंगटन डीसी है। और ब्रिटेन का कैपिटल लंदन है, आपको मालूम होगा ब्रिटेन का लंदन जाएगा। फ्रांस का कैपिटल पेरिस होना है, फ्रांस का कैपिटल पेरिस होगा। और जर्मनी का कैपिटल बर्लिन होना है, जर्मनी का कैपिटल बर्लिन, ठीक है। ब्रिटेन एक यूरोपियन कंट्री है, फ्रांस भी एक यूरोपियन कंट्री है, और आपके जर्मनी भी एक यूरोपियन कंट्री है। बट अगर यूएसए की बात करेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। कैसा है? नॉर्थ अमेरिकन कंट्री। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला सवाल है नंबर 8 में, वाई डिड चाइना बिकम एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज? कि चाइना जो है वो एमएनसीज के लिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए एक आकर्षक गंतव्य, एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन कैसे बन गया, क्यों बन गया, इसके पीछे का रीजन क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है इट हैड अबंडेंस ऑफ रॉ मटेरियल्स, इनके पास कच्चा माल बहुत ज्यादा है। या दूसरा कह रहा है चाइना वाज हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड, यानी कि चाइना बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है, यानी कि औद्योगिकीकृत है इस वजह से। या तीसरा कह रहा है बिकॉज वेजेस वर लो इन चाइना, क्योंकि चीन में मजदूरी बहुत कम है इस वजह से। या इट हैड वास्ट एंड थिनली पॉपुलेटेड लैंड सुइटेबल फॉर सेटिंग अप प्रोडक्शन यूनिट्स एक्सेट्रा, यानी कि इसमें उत्पादन इकाई जो है आदि की स्थापना के लिए उपयुक्त विशाल और कम आबादी वाली भूमि मौजूद है इस वजह से। सो प्लीज याद रखेंगे ऑप्शन सी आंसर होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है बिकॉज वेजेस वो लो इन चाइना, चाइना में जो मजदूरी है वो काफ़ी कम है, वहाँ पे लैंड रेंट वगैरह जो होता है वो बहुत कम देना पड़ता है, इस वजह से वहाँ पे एमएनसीज कंपनी के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया है कौन? चाइना। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला है नंबर 9, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट मेनली इन प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के बीच जो लड़ी गई वो कहाँ लड़ी गई थी? एशिया में लड़ी गई थी, यूरोप में लड़ी गई थी, अमेरिका में लड़ी गई थी, या अफ्रीका में? सो प्लीज़ याद रखना ये जो अखाड़ा था, ये जो लड़ाई का मैदान था वो एक्चुअली में यूरोप था। ये कहाँ लड़ी गई थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूरोप में लड़ी गई थी। वर्ल्ड वॉर 1 जो लड़ी गई थी वो कहाँ पे? यूरोप में लड़ी गई थी, याद रखना। तो यूरोप एक क्या है? कॉन्टिनेंट है, ये चीज़ें याद रखोगे, कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है। अब दूसरा बात करेंगे हम एशिया, तो एशिया भी महाद्वीप है जो कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट में आता है, सबसे बड़ा महाद्वीप में आता है। अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, याद रखोगे आप लोग, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये भी एक महाद्वीप है, ठीक है। लेकिन जहां तक अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका एक कंट्री है, एक देश है, एक कंट्री है, और ये किस महाद्वीप में आता है? तो नॉर्थ अमेरिका में आता है। नॉर्थ अमेरिका हमारा एक कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट में अमेरिका ये देश आ जाता है। सो प्लीज कीप इन माइंड, सवाल था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहाँ लड़ी गई थी, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूरोप में लड़ी गई थी। अगला सवाल है नंबर 10 का, यूरोपियंस केम टू डैश होपिंग टू एस्टैब्लिश प्लांटेशंस एंड माइंस बट दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेज। यूरोपीय लोग जो यूरोपियंस थे ना, वो एक्चुअली में बागान, प्लांटेशन और खादान, माइन स्थापित करने की उम्मीद से आए थे। कहाँ आए थे वो जगह बताना है, लेकिन उन्हें आगे चल के श्रमिक को लेबर की कमी की समस्या का सामना करना पड़ा। तो वो जगह कौन सा था? अफ्रीका गए थे, एशिया गए थे, मिडिल ईस्ट गए थे, या साउथ अमेरिका गए थे?
सो प्लीज़ याद रखना, एक्चुअली में यूरोपियन जो गए थे वो अफ्रीका गए थे। कहाँ गए थे? अफ्रीका गए थे। किस मकसद से? प्लांटेशन के मकसद कि वहाँ पे जाकर के क्या करेंगे? प्लांटेशन, बागान वाली खेती करेंगे वहाँ पे जाके, और उनके साथ साथ माइनिंग करेंगे। वहाँ पे क्या करेंगे? माइनिंग करेंगे। बट वहाँ जाने के बाद इन सब कामों को करने के लिए अपन को लेबर की ज़रूरत पड़ती है, किसी को भी लेबर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसकी शॉर्टेज हो गई थी और इनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। किसको? यूरोपियंस को। सो प्लीज़ वो कहाँ गए थे? अफ्रीका गए थे। अगला सवाल है नंबर 11 में, मेनी एक्सपेडिशन सेट ऑफ इन सर्च ऑफ एल डोराडो। एक खतरनाक सा नाम लगता है एल डोराडो। मेरे ख्याल से ये केजीएफ मूवी में भी इसके बारे में जिक्र हुआ है, केजीएफ 1 और 2 में, जो कि यश भाई का जो मूवी है ये साउथ का, ठीक है। सो मेनी एक्सपेडिशंस, बहुत सारे अभियान शुरू किए गए किसकी खोज के लिए? एल डोराडो एक शहर है, एक फेबल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है एल डोराडो को। लेकिन ये किस चीज़ का शहर है, किस नाम का शहर है, ये चीज़ें पता करना है। क्या वो सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट है, एमराल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, या डायमंड के लिए इंपॉर्टेंट, या गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है? सो प्लीज़ कीप इन माइंड, जब हम बात करेंगे एल डोराडो के बारे में, तो ये भाई साहब सोना के खोज में निकलेगा। ऑप्शन डी होगा। गोल्ड का एक फेबर्ड सिटी माना जाता है, किसका? प्रसिद्ध शहर माना जाता है किसके लिए? गोल्ड के लिए, सोना के लिए। एल डोराडो का संबंध किससे है? गोल्ड यानी सोना से है। अगला है नंबर 12 में, प्रेसस मेटल्स। एक कीमती मेटल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, जो काफ़ी प्रेसस है। पर्टिकुलरली उसका नाम बताना है यहाँ पर, कॉपर, बॉक्साइट, आयरन ओर, सिल्वर। इन चार में से कोई एक तो फेल होगा यहाँ पर। फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पेरू। पेरू एक देश है। एंड मैक्सिको, मैक्सिको भी एक देश है। इनहेंस्ड यूरोप्स वेल्थ एंड फाइनेंस इट्स ट्रेड विद एशिया। वर्तमान के पेरू और मैक्सिको में स्थित जो खादान है, माइनिंग है, उनसे निकाली गई बहुमूल्य धातु, जो यहाँ चार में से बताना है किसी एक को विशेष रूप से, वो कौन सा धातु है जिन्होंने क्या करा? यूरोप की संपत्ति को बढ़ाया और एशिया के साथ उसके व्यापार को वित्त पोषित किया। क्या किया? वित्त पोषित किया। तो वो कौन सा था? कॉपर, बॉक्साइट, आयरन ओर या सिल्वर? सो प्लीज याद रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या घुसेगा? सिल्वर। क्या क्या घुसेगा? सिल्वर। तो सिल्वर की क्या करी गई थी? वहां से माइनिंग करके बहुमूल्य पदार्थ धातु के तौर पे सिल्वर को निकाला गया था, जिन्होंने क्या किया? यूरोप की संपत्ति को तो बढ़ाया, उसके साथ साथ एशिया के साथ ट्रेड करने में, बिजनेस करने में उसको वित्त पोषित भी किया, उसको भी फुलफिल किया। सो प्लीज याद रखेंगे सिल्वर। अब जहां तक बात है पेरू का, तो पेरू एक्चुअली एक साउथ अमेरिकन, दक्षिणी अमेरिका है, उसकी कंट्री है जिसका कैपिटल है लीमा। ये भी याद रखोगे, पेरू का लीमा हो जाएगा। और मैक्सिको की जहां तक बात है हमारा, मैक्सिको भी एक कंट्री है जो कि आपका नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। याद रखिए, साउथ अमेरिकन या नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, जिसका कैपिटल हो जाएगा मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी, ये चीजें याद रखेंगे। और मैक्सिको का लोकेशन अगर आप मैप पे देखोगे तो ये यूएसए के जस्ट नीचे में देखने को मिलेगा, अमेरिका के जस्ट नीचे में आपको मैक्सिको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले सवाल में। सो नंबर 13 इज हियर। Many of our common foods such as potatoes, soya, groundnuts, maize, etc. were only introduced in Europe and Asia after Dash accidentally discovered the vast continent that would later become known as the Americas। कहा जा रहा है कि हमारे कई सामान्य खाद्य पदार्थ जो हम खाने में यूज़ करते हैं, जैसे आलू, सोया हो गया, मूंगफली हो गया, मक्का आदि, यूरोप और एशिया में केवल डैश द्वारा किनके द्वारा गलती से विशाल महाद्वीप की खोज के बाद पेश किए गए, जो बाद में उस महाद्वीप को हम किस नाम से जानते हैं? अमेरिका के नाम से जानते हैं। तो उसको किसने खोजा था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा, वास्को डगामा ने खोजा, या फिर मार्को पोलो ने खोजा, या फिर नन ऑफ द अबव? तो याद रखेंगे, अमेरिका की जो खोज की गई थी वो एक्चुअली में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा खोजी गई थी। और एक फैक्ट और भी बता दूं, क्रिस्टोफर कोलंबस एक्चुअली जो निकले थे वो इंडिया की खोज में निकले थे, लेकिन गलती से भाई साहब पहुंच गए कहां? अमेरिका। और उन्होंने गलती से एक्सीडेंटली अमेरिका की खोज कर दी, एक्सीडेंटली अमेरिका की खोज कर ली। तो किसने करी थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। और जहां तक वास्को डिगामा की बात है, तो वास्को डिगामा ने इंडिया की खोज करी थी। कब करी थी? 1498 में। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला सवाल है नंबर 14 में, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइव स्टॉक मार्केट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना लाइव स्टॉक मार्केट में से वो मार्केट है ब्लैंक वॉज एट स्मिथफील्ड। डैश में सबसे पुराने पशुधन बाजारों में से एक स्मिथफील्ड था, स्मिथफील्ड में था। वो कौन सा बाजार था? लंदन था, लिवरपूल था, या फिर मैनचेस्टर या एडिनबर्ग? सो प्लीज कीप इन माइंड, लंदन इज द आंसर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? लंदन होगा। तो बन जाएगा आपका वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइव स्टॉक मार्केट इन लंदन वॉज एट स्मिथफील्ड। कहाँ पे था? स्मिथफील्ड में। ये लंदन ही था एक, जो कि सबसे एक पुराने, पुराने कह सकते हो आप, पुराने लाइव स्टॉक मार्केट में से एक लाइव स्टॉक मार्केट था, जो कि लंदन था। कहाँ पे? स्मिथफील्ड में। ओके, अगला सवाल है नंबर 15, नेम द प्लेस एंड द ईयर ऑफ यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस।
संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन का स्थान एवं वर्ष बताएं, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस का मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस का वो जगह बताना है और वो ईयर बताना है। ऑप्शन है चाइना 1911, टोक्यो 1944, वियतनाम 1939 या ब्रेटन वुड्स इन न्यू हैम्पशायर यूएसए 1944। तो ऑप्शन डी होगा, वो जगह है ब्रेटन वुड्स इन न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर एक जगह है यूएसए में, जो कि ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में हुई थी। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है नंबर 16 में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज एन इफेक्टिव राइट ऑफ वीटो ओवर की आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक डिसीजंस। यहाँ पे दो बहुत बड़े बड़े हम बोर्ड की बात कर रहे हैं, बॉडी की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस देश के पास आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के प्रमुख डिसीजंस पर वीटो का प्रभावी अधिकार है? वीटो का बहुत खतरनाक डिसीजन लेने का क्या है, राइट रखता है अपने पास। वो देश कौन सा है? फ्रांस है क्या, ऑस्ट्रेलिया है क्या, या रशिया है, या यूएसए? सो प्लीज़ जब हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों की बात करेंगे तो उस पर जो वीटो पावर का बात आता है तो वो यूएसए हो जाएगा। सो प्लीज़ कीप इन माइंड यूएसए इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। बट उसके साथ साथ एक छोटा सा और बता दूं, फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है जिसका कैपिटल हो जाएगा पेरिस, जिसका कैपिटल हो जाएगा पेरिस। ऑस्ट्रेलिया खुद एक ऑस्ट्रेलियन कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया एक अपने आप में कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है, तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल हो जाएगा कैनबरा। तो प्लीज कीप इन माइंड ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा। रशिया एक यूरोपियन कंट्री है और उसके साथ साथ एशियन भी कह सकते हो, एशियन कंट्री भी है, जिसका कैपिटल हो जाएगा मॉस्को रशिया का। और यूएसए का आपको तो मालूम होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको हम लोग वॉशिंगटन डीसी के नाम से जानते हैं, वॉशिंगटन डीसी के नाम से जानते हैं, जिसका यूएसए का कैपिटल है कौन? वॉशिंगटन डीसी। सो अगला सवाल है नंबर 17, ऑटोमन टर्की वॉज पार्ट ऑफ डैश ब्लॉक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अगेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें हैं, जब बात लड़ाई हुई थी 1914 से 1918 के बीच में, और इसका मेन जगह था, मेन स्थान था यूरोप में लड़ाई हो रही थी, ठीक है। ये एक्चुअली में दो ब्लॉक्स के बीच में लड़ाई हो रही थी। उन दो ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक का नाम था सेंट्रल पावर, मैं आप लोगों को बता दूं सेंट्रल पावर, और दूसरे ब्लॉक का नाम था अलाइज, ठीक है। बट सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, ऑटोमन एम्पायर था, एक ऑटोमन एम्पायर था जो कि टर्की में था, जो आपका कंट्री है टर्की वहां पे था। तो सवाल ये कि ऑटोमन टर्की जो ऑटोमन एम्पायर था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस ब्लॉक का हिस्सा था, किस ब्लॉक का पार्ट था? सेंट्रल पावर्स था, ट्रिपल होना चाहिए यहाँ पर, ट्रिपल अलायंस, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ट्रिपल अलायंस का था, नेटो का था, या फिर अलाइज का था? तो सबसे पहले ट्रिपल अलायंस और नेटो, ये दो तो आपका ब्लॉक था ही नहीं, दो ब्लॉक था, एक तो सेंट्रल पावर और दूसरा अलाइज। सो आंसर चाहे तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा। तो जहां तक मैं आपको बता दूं, ऑटोमन टर्की जो था वो सेंट्रल पावर का क्या था, हिस्सा था, सेंट्रल पावर का पार्ट था। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो प्लीज कीप इन माइंड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच यूरोप में लड़ी गई, दो ब्लॉक के बीच में लड़ाई हो रही थी, एक सेंट्रल ब्लॉक था, दूसरा अलाइज ब्लॉक था, ठीक है। तो टर्की, ऑटोमन टर्की जो पार्ट था वो सेंट्रल पावर का यानी केंद्रीय शक्तियों का हिस्सा था, ये चीज याद रखोगे। अगला सवाल है नंबर 18, द लॉस ऑफ डैश डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लाइवलीहुड्स। किस चीज की हानि ने अफ्रीकी आजीविका को नष्ट कर दिया? ऑप्शन है कैटल का लॉस, ह्यूमन लाइव्स का लॉस, लैंड का लॉस, या फॉरेस्ट का लॉस। तो याद रखेंगे कैटल यहाँ पे सही आंसर होगा, द लॉस ऑफ कैटल, द लॉस ऑफ कैटल। मवेशियों की जो नाश हुआ था, मवेशियों की जो हानि हुई थी, उनसे अफ्रीकी आजीविका अफ्रीकन लाइवलीहुड्स को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय होना पड़ा, बहुत ज्यादा नष्ट हो गया था। ये चीज याद रखोगे, लॉस ऑफ कैटल। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला सवाल है नंबर 19 में, माइग्रेंट्स फ्रॉम डैश वेंट टू सीलोन एंड मलाया। यहां पूछा जा रहा है कि कुछ प्रवासी थे, माइग्रेंट्स थे, जो कहां गए थे? वेंट टू सिलोन गया था और मलाया गया था। मैं सबसे पहली बात बता दूं, सिलोन एक्चुअली में श्रीलंका का पुराना नाम है। श्रीलंका का पुराना नाम है क्या? सिलोन। और इस श्रीलंका जो है वो 1972 में, सिलोन से पहले तो लंका बना, 1972 में सिलोन से ये लंका बना, फिर 1978 में आकर के इसके सामने श्री जोड़ करके इसको बना दिया गया श्रीलंका। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सिलोन जो है वो श्रीलंका का पुराना नाम है। तो सिलोन के बाद सबसे पहले बना लंका, जो कि 1972 में बना, फिर इसके ऊपर आगे सामने जोड़ दिया गया श्री, जिससे 1978 में ये बन गया आपका श्रीलंका। सो प्लीज कीप इन माइंड। और दूसरा, जहां तक मलाया की बात है, ये आपका मलेशिया का पुराना नाम मिल जाएगा आपको, मलेशिया का पुराना नाम मलाया हो जाएगा। सो सवाल ये है कि जो कुछ माइग्रेंट्स थे जो गए थे सिलोन और मलाया, क्या बन के मजदूरी करने के लिए गए थे, तो वो कहां से गए थे? आंध्र प्रदेश से गए थे, उड़ीसा से गए थे, तमिलनाडु से गए थे, या कर्नाटका से गए थे?
सो प्लीज़ कीप इन माइंड, वो जो गए थे प्रवासी मजदूर लोग वो तमिलनाडु से गए थे। कहाँ से गए थे? तमिलनाडु। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटक ये सब के सब भारतीय राज्य हैं। क्या है? इंडियन स्टेट्स हैं, ये सब के सब भारतीय राज्य हैं। और जहाँ तक ये सीलोन और मलाया की बात है वो आपके तमिलनाडु से संबंध होगा, ये बात याद रखोगे। और उसके साथ में बता दूं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य जो है इनकी राजधानियाँ, आंध्र प्रदेश का जो राज्य राजधानी हो जाएगा वो एक्चुअली में अमरावती हो जाएगा जो हाल फिलहाल में बनी है। उड़ीसा का जो कैपिटल हो जाएगा वो भुवनेश्वर हो जाएगा, ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे, भुवनेश्वर। तमिलनाडु का कैपिटल आपका चेन्नई हो जाएगा और कर्नाटक का कैपिटल आपका बंगलुरु हो जाएगा, बंगलुरु। सो प्लीज़ कीप इन माइंड, ये सब के सब इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, नंबर 20। Thousands of people fled Europe for America in the 19th century due to 19वीं सदी में 19th सेंचुरी में हजारों लोग यूरोप से भागकर कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। बट इसके पीछे का रीजन बताना है। पॉवर्टी एंड वाइड स्प्रेड डेडली डिजीज, यानी कि गरीबी और व्यापक घातक बीमारियां फैलने की वजह से, या नेचुरल क्लैमिटी यानी कि प्राकृतिक आपदा की वजह से, या आउटब्रेक ऑफ अ वॉर अमंग नेशंस राष्ट्रों के बीच युद्ध का प्रकोप की वजह से, या फिर आउटब्रेक ऑफ प्लेग प्लेग के प्रकोप की वजह से। सो प्लीज याद रखेंगे जो हजारों लोग यूरोप से भाग करके अमेरिका गए थे 19वीं सदी में 19th सेंचुरी में, एक्चुअली रीजन था ऑप्शन ए, पॉवर्टी एंड वाइड स्प्रेड डेडली डिजीज। गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उसके साथ साथ कई घातक बीमारियां भी फैलने लगी थी। कहां पे? यूरोप में। इस वजह से लोग वहां से उठ के कहां चले गए? अमेरिका मूव कर गए थे। सो प्लीज कीप इन माइंड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी।